दोस्तों नमस्कार। पहले तो मैं आप सभी के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने परसाई की प्रासंगिकता और समकालीनता के विषय पर मुझे बोलने का अवसर दिया। और हम सब जानते हैं कि ये परसाई जी का जन्म शताब्दी वर्ष इस वर्ष शुरू होने जा रहा है। इस साल 22 अगस्त को उनका जन्म शताब्दी वर्ष शुरू होगा, जो कि पूरे साल चलेगा, जिसमें अलग अलग जगह देश के अलग अलग स्थानों पर हरिशंकर परसाई जी के बारे में बात होगी, उनके साहित्य को लेकर के आलोचना होगी, समीक्षा होगी और उसकी प्रासंगिकता पर बात होगी। तो आज हम थोड़ा इस बात को समझेंगे कि दरअसल परसाई की प्रासंगिकता क्या है और उनकी समकालीनता क्या है, और इस बहाने हम इस सवाल को भी पर बात करने की कोशिश करेंगे कि दरअसल प्रासंगिकता कितनी महत्वपूर्ण होती है। तो जैसा कि हम सभी ये कहते हैं कि यदि आज़ादी के पहले के भारत को समझना हो तो प्रेमचंद को समझना, प्रेमचंद के साहित्य को पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। उसी तरह से जब हम आज़ादी के बाद की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि अगर आज़ादी के बाद के भारत को आपको समझना है, समाज को समझना है, समाज की स्थितियों के बारे में अगर आप ज़्यादा जागरूक होना चाहते हैं तो आपको परसाई के साहित्य को पढ़ना होगा। मेरे लिए व्यक्तिगत तौर पर आज़ादी के बाद के तुरंत बाद के भारत को समझने के लिए दो लेखक बहुत मौजूद साबित होते हैं, एक परसाई और दूसरे राही मासूम रज़ा। और देखिए संयोग कि ये दोनों ही अपने साहित्य में व्यंग्य को एक महत्वपूर्ण केंद्रीय तत्व की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो क्या इस बात का ये मतलब समझा जाए कि आज़ाद भारत के समाज को समझने के लिए व्यंग्य एक रास्ता है जहाँ से आप समझ सकते हैं? तो इस बात के भी क्या मतलब होंगे, और ये भी हमें देखना होगा कि ऐसा क्यों होता है कि भारत की आज़ादी के बाद जिस तरह से चीज़ें बदल रही थी, क्या वो इतनी त्रासद थी कि उसकी व्याख्या करने के लिए व्यंग्य की ज़रूरत पड़ रही थी? तो ये सवाल जो है वो हमें थोड़ा परसाई की मदद से, हम परसाई की साहित्य की मदद से हम इसको खोलने और समझने की कोशिश करेंगे। तो एक तो परसाई ये कहते हैं कि जो लेखक सुखी होते हैं अपने जीवन में, वो अपने साहित्य में त्रासदी लिखते हैं, लेकिन जो लेखक जीवन में दुखी हैं, तकलीफ़ में हैं, वो व्यंग्य के माध्यम से अभिव्यक्ति को प्रदान करते हैं। तो ये बात काफ़ी हद तक परसाई की रचनाशीलता को, परसाई की रचना प्रक्रिया को समझने में हमें मदद करता है। और हम देखते हैं कि परसाई का जो जीवन है और जिस तरह के समाज में परसाई रहते हैं, उन दोनों समाजों की त्रासदी, उन दोनों बातों की त्रासदी परसाई के साहित्य में हमें मिलती है। जीवन के बारे में काफ़ी लिखा गया है, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोगों ने परसाई को लेकर संस्मरण लिखे हैं, जिसमें कमला प्रसाद हैं, डॉक्टर रामशंकर मिश्र हैं, कांति कुमार जैन हैं, ज्ञान रंजन हैं और भी तमाम सारे लोग हैं, मलय हैं। सभी लोगों ने अपने अपने स्तर पे परसाई जी को देखने, समझने और जानने की कोशिश की है। एक व्यक्ति के तौर पे परसाई का किस तरह से परसाई हमारे समाज में होते हैं और एक लेखक के तौर पे उनका समाज में क्या हस्तक्षेप होता है, ये दोनों बातें एक तरह से कई सारे लोगों ने देखी हैं। तो मैं लौटता हूँ इस बात पर कि क्या वजह है कि जो दो महत्वपूर्ण लेखक हैं, परसाई और राही मासूम रज़ा, वो आज़ादी के बाद की भारत की व्याख्या करने के लिए व्यंग्य को एक केंद्रीय तत्व के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो इस बात को हम थोड़ा देखते हैं। और परसाई न केवल इस्तेमाल करते हैं, परसाई न केवल व्यंग्य लिखते हैं, बल्कि परसाई व्यंग्य की एक तरह से पुनर्स्थापना करते हैं भारतीय साहित्य में, खासतौर पर हिंदी साहित्य में। हम जानते हैं कि परसाई व्यंग्य लिखने वाले पहले लेखक नहीं थे। परसाई के पहले कई लोगों ने हिंदी में व्यंग्य लिखा है। 19वीं सदी के आखिरी दशकों में हम लोगों ने देखा है कि कई लोगों ने जो नई उभरती हुई हिंदी भाषा थी उसमें व्यंग्य को एक विधा के तौर पे लिया है। कई सारी रचनाओं में हमको ये देखने मिलता है। ख़ासतौर पर अगर हम भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात करें तो अंधेर नगरी उस समय की एक महत्वपूर्ण रचना थी जो व्यंग्य के माध्यम से चीज़ों को अभिव्यक्ति देती है, और उस समय देती है जबकि भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य था और भारतेंदु एक रूपक के माध्यम से अंधेर नगरी के उस उपनिवेशवादी सत्ता पर चोट करते हैं। उसी समय प्रताप नारायण मिश्र, बालकृष्ण भट्ट और भी दूसरे लेखक हमको दिखाई देते हैं जो कि व्यंग्य के माध्यम से अपने साहित्य को अभिव्यक्ति दे रहे थे। बीच का समय आता है जो कि दरअसल भारत में आज़ादी आंदोलन की प्रगति का समय है, असहयोग बनता है, आज़ादी का आंदोलन जनता का आंदोलन बनता है और आखिरकार फिर वो आज़ादी के रूप में अपनी परिणति पर जाता भी है। इसी दौर में साहित्य में अगर हम देखें तो कई तरह की प्रवृत्तियाँ उभरती हैं। साहित्य
साहित्य में अगर हम कविता के क्षेत्र पर नज़र डालते हैं तो वो छायावाद उस समय एक केंद्रीय जो है वो शक्ति हो जाता है, केंद्रीय अभिव्यक्ति का स्वर हो जाता है। लेकिन गद्य की अगर हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कई सारी ध्वनियाँ वहाँ दिखती हैं, कई सारे तेवर वहाँ दिखते हैं। और हमको दिखता है कि हिंदी इस दौर में बाबू देवकीनंदन खत्री से लेकर के प्रेमचंद तक पहुँचती है और प्रेमचंद के आगे तक जाती है। तो एक तरह से मनोरंजन से लेकर के वो जनता की भाषा में तब्दील होती है, जनता की समस्याएं उसमें हमको देखने को मिलती हैं और एक तरह से जन अभिव्यक्ति, जन साहित्य हमको दिखाई देने लगता है। और इस बात की प्रासंगिकता को मैं फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि दरअसल ये प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना का भी समय है, ये बाद में इप्टा की स्थापना का भी समय है। और न केवल लेखक साहित्यिक संगठन बल्कि हम देखते हैं कि मजदूर संगठन बन रहे हैं, किसानों के संगठन बन रहे हैं, छात्रों के संगठन बन रहे हैं और कई सारे तबके समाज के इकट्ठे होकर के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी जब आज़ादी मिलती है, जिसमें कई सारे लोगों का योगदान था, कई सारी विचारधाराओं का योगदान था, कई सारे तरह की प्रक्रियाएं उसमें चलती हैं। संविधान निर्माण की एक प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से हम लोग ये देखते हैं कि जो आज़ादी की लड़ाई के सपने थे, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो नए भारत को बनाने को लेकर के जो बातें कही गई थी, वो सारी बातें एक तरह से हमारे संविधान में परिलक्षित होती हैं। संविधान की प्रस्तावना में जिन मूल्यों का समावेश किया जाता है वो मूल्य दरअसल भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निकल के आते हैं। परसाई जब लिखना शुरू करते हैं तो यही वो समय है जब हम आज़ाद भारत के माध्यम से एक नए देश का निर्माण करना शुरू करते हैं। तो वो राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया होती है, बहुत सारे सपने हमारे पास आते हैं। नेहरू का वो ऐतिहासिक भाषण जो नियति के नाम साक्षात्कार के माध्यम से वो देते हैं संसद भवन में 14 अगस्त और 15 अगस्त की दरमियानी रात को, तो बहुत सारे सपने होते हैं कि हमने जो बहुत कुर्बानियाँ दे करके आज़ादी हासिल की है, अब हम एक देश बनाने जा रहे हैं, तो वो कैसा देश बनाएंगे, वो किसके लिए काम करेगा, उसमें किसकी अभिव्यक्तियाँ होंगी, किसके सपनों को पूरा किया जाएगा, उसके माध्यम क्या होंगे, समाज किस तरह से प्रगति करेगा, समाज अपनी कुरीतियों को कैसे छोड़ेगा, समाज एक नए आधुनिक समाज की तरफ कैसे अग्रसर होगा। ये सारी बातें हमको जो नज़र आता है वो आज़ादी के बाद का जो पहला दशक है, दरअसल उसमें ये सारी बातें समाज में बहुत बड़ी अंतःक्रिया होती है और ये चर्चाएं होती हैं, सामाजिक प्रक्रियाएं नज़र आती हैं। परसाई यहाँ से अपना साहित्य लिखना शुरू करते हैं और शुरू के वर्षों में हमको दिखता है कि वो जो सपने हैं, जो कहीं ले जाने की बातें करते हैं, जो एक ऐसा देश बनाने की बातें करते हैं जो भारतीय संविधान के मूल्यों के हिसाब से समतामूलक होगा, लोकतांत्रिक होगा, समाजवादी होगा, धर्मनिरपेक्ष होगा, वो देश कैसे बनेगा, उस तरह की चिंताएं, उस तरह की एक आशावादी परिकल्पनाएं परसाई के साहित्य में शुरुआत में नज़र भी आती हैं। और इसलिए परसाई आप देखिएगा कि अचानक से व्यंग्य पर पहुँचते नहीं हैं। परसाई दरअसल कहानी लिखना शुरू करते हैं, दरअसल निबंध लिखना शुरू करते हैं। परसाई अलग अलग तरह से साहित्य लिखते हैं और अखबार में जो लेखन है वो नियमित तो बहुत बाद में होता है, बहुत अलग तरह से होता है, लेकिन परसाई का अखबारी लेखन शुरू हो जाता है उसी दौरान। तो ये सारी बातें उस वक्त हमको नज़र आती हैं। लेकिन जैसे जैसे आज़ादी के बाद का पहला दशक बीतता है, हम ये भी देखते हैं कि वो सपने दरकने लगते हैं जो आज़ादी के आंदोलन के दौरान देखे गए थे, जिनका समावेश संविधान में होता है। और इन सपनों का दरकना न केवल उसकी गूंज राजनीति में सुनाई देती है, बल्कि समाज की अलग अलग माध्यमों में, अलग अलग रूपों में वो हमको देखने को मिलती है। आप उस दौर का, खासतौर पे 1957, 60 और विशेषकर मैं बात करूं तो 1964 के बाद जो अलग अलग तरह के कला रूप हैं, कला माध्यम हैं, फिल्में हैं, चित्र हैं, नाटक हैं, साहित्य के अलग अलग जो विधाएं हैं, उन सब में ये सपनों का दरकना हमको दिखता है। बहुत सारी फिल्में हैं जिनकी बातें ही इस बात पर की जाती हैं कि वो जो नेहरूवियन सपने हैं उनका टूटना उन फिल्मों में एक तरह से अभिव्यक्त होता है। तो परसाई के साहित्य में ये बातें बहुत शुरुआती समय में ही दखल देने लगती हैं, अभिव्यक्ति हासिल करने लगती हैं। और इसलिए उनके साहित्य का जो विस्तार है, दरअसल उन मुश्किलों का, उन तनावों का,
उन सपनों के दरकने की जो ध्वनियाँ हैं, उन सभी ध्वनियों को समावेश करने वाला साहित्य परसाई के यहाँ 1960 के बाद से दिखाई देता है। और इसलिए आप देखिए कि परसाई उसके बाद नियमित लेखन पर ज़्यादा जोर देते हैं, अखबारों में लिखे जाने वाले कॉलम्स पर ज़्यादा जोर देते हैं, और बार बार वो चेताते हैं कि हम वहाँ नहीं जा रहे हैं जहाँ की हमको जाना चाहिए था, जो रास्ता हमने तय किया था वहाँ नहीं जा रहे हैं। और समाज में जो विचलन होते हैं, परसाई उन पर अपनी राय बहुत अच्छे से रखते हैं। आप देखिए कि जो नए भगवान, नए नए जो रूप लोगों को इन्फ्लुएंस करने वाले लोगों के नज़र आते हैं, टॉर्च बेचने वाला कहानी में वो किस तरह से उस समय के उन लोगों की बात करते हैं जो एक तरह से नए सपने दिखाते हैं, और वो आध्यात्म को एक तरह से कमोडिटी की तरह पेश करते हैं और कमोडिटी की तरह मार्केट में बेचते हैं। परसाई उस वक्त ये बात कह रहे थे और उन लोगों के बारे में कह रहे थे जिनके बारे में कहा जाता है कि वो परसाई के शत्रु नहीं, मित्र नहीं थे तो शत्रु भी नहीं थे, आसपास के लोग थे, परसाई जिनसे जीवन में मिलते रहे थे, उनके बारे में भी परसाई ये बात करते हैं। आज देखिए कि आज समाज को भटकाने वाले इसी तरह के लोग उससे कहीं हजारों मील आगे जाकर के समाज को अवैज्ञानिक चेतना की तरफ प्रेरित कर रहे हैं, समाज को पीछे ले जा रहे हैं, जाति वर्ग और लिंग के नाम पर पुरानी मान्यताएं थोप रहे हैं। हम वहाँ पर पहुँच गए हैं और ऐसे लोगों की जय जयकार भारतीय समाज में हम लोग देखने को सुनते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि परसाई ने एक जगह ये भी कहा था कि मैं लेखक छोटा हूँ मगर संकट बड़ा हूँ। तो परसाई ऐसे लोगों के लिए, ऐसी शक्तियों के लिए जो कि जन विरोधी हैं, मनुष्य विरोधी हैं, मानवता के खिलाफ खड़ी हैं, समाज को पीछे ले जाती हैं, समाज को जाति वर्ग और लिंग के आधार पर जो है वो अपमानित करती हैं, ऐसी शक्तियों के लिए परसाई कहते हैं कि मैं लेखक भले ही छोटा हूँ पर संकट बहुत बड़ा हूँ। हम जानते हैं कि परसाई लेखक छोटे नहीं थे, परसाई लेखक बहुत बड़े थे, और परसाई का बड़ा लेखक बनना कैसे होता है ये शायद हम लोग आज की बातचीत में देखने की कोशिश करेंगे। तो परसाई का बड़ा लेखक बनना क्यों होता है? हम जानते हैं कि परसाई जिस दौर में साहित्य लिख रहे थे उस दौर में बहुत से ऐसे लोग थे जो कालजयी साहित्य लिखने का दावा करते थे। बहुत से लोगों की मान्यताएं ये थी, महत्वाकांक्षाएं ये थी कि मैं जो साहित्य रच रहा हूँ वो समय की सीमाओं को पार करके भविष्य में एक कालजयी साहित्य की तरह याद किया जाएगा। परसाई इस पर हंसते हैं और कहते हैं कि मैं कालजयी साहित्य लिखने का दावा नहीं करता, मैं तो ऐसा लेखन करता हूँ जो आज लिखता है और आज लिखता हूँ मैं और कल मर जाता है। क्योंकि परसाई अखबारों में आलेख लिखते थे, कॉलम लिखते थे, और कॉलम की जो आयु होती है वो हम जानते हैं कि उस अखबार की, उस पत्रिका की जो अवधि है वो अवधि होती है। अगर दैनिक अखबार में आप कॉलम लिख रहे हैं तो उसकी एक दिन की अवधि है, अगर साप्ताहिक अखबार में आप कॉलम लिख रहे हैं तो उसकी एक सप्ताह की अवधि है। तो परसाई ये कहते हैं कि मैं तो जो लिखता हूँ, आज लिखता हूँ, वो कल मर जाता है। ये कहने का साहस परसाई तब कर रहे हैं जब उनके समकालीन बहुत सारे लेखक जो है वो, जैसा हमने कहा कि कालजयी साहित्य लिखने की दावे कर रहे थे। परसाई ऐसा कोई दावा नहीं करते। और आज हम जानते हैं, इतिहास ने, साहित्य की ऐतिहासिक विवेचना ने इस बात को हमको बताया है कि परसाई का साहित्य आज भी जिंदा है, आज भी प्रासंगिक है, और जो लोग कालजयी साहित्य लिखने का दावा कर रहे थे उनका साहित्य लाइब्रेरी की किसी कोने में मौजूद है। तो ऐसा कैसे होता है कि परसाई बिना किसी कालजयीता का दावा किए बिना, उसका उद्घोष किए बिना, और ये कहने का जोखिम लेते हुए कि मैं आज जो लिखता हूँ वो कल मर जाता है, ऐसा कैसे संभव होता है कि वो परसाई एक वास्तव में कालजयी साहित्य लिखते हैं? जो आज जब हम पढ़ते हैं परसाई को, आप देखिए कि वो जब कहते हैं कि तुम्हारे प्रधानमंत्री में ये अदा है, तो वो किसके बारे में कह रहे हैं? और जब हम उस व्यंग को पढ़ते हैं तो हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? ये हम दोनों के व्यक्ति अलग अलग हैं। हम अपने समय के व्यक्ति के बारे में ठीक ठीक उन्हीं बातों को लागू कर सकते हैं जो परसाई 1960 के दशक में किसी और के बारे में कह रहे थे।
और जिसके बारे में कह रहे थे परसाई, उसका बड़ा लिहाज करते थे। अन्यत्र परसाई ने कई जगह नेहरू की तारीफ की है, नेहरू को नए भारत का निर्माता कहा है। तो परसाई उसके ऊपर भी चोट कर सकते थे जिसकी वो बहुत इज्जत करते थे, जिसका वो बहुत सम्मान करते थे, क्योंकि उनको लगता था कि उसके अंदर भी वो विरोधाभास मौजूद हैं जो आगे जाकर के इस महादेश के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं अगर उनको ठीक तरीके से संभाला नहीं गया। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, आप जानते ही होंगे कि ये आशंका सिर्फ परसाई को नहीं थी, ये आशंका खुद नेहरू को थी। और इसलिए नेहरू कई बार छद्म नाम से अपनी ही सरकार की आलोचना अखबारों में लिखते थे। कई बार वो अपने वक्तव्यों में इस बात की चर्चा करते थे कि ये जो लोकतांत्रिक स्वरूप हमने इस देश का विकसित किया है, इसका कल क्या स्वरूप होगा, ये इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जनता किस तरह के लोगों को चुन करके भेजती है। और बाद में हमने देखा कि इसका दुरुपयोग होता है। लोगों के लोकतांत्रिक चयन का राजनीतिक पार्टियां, राजनीतिक दल अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए किस तरह से दुरुपयोग करते हैं, ये बाद के वर्षों में हमने होते हुए देखा है। और मैं हाल के वर्षों की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, वो तो बहुत ही अलग है। मैं बस ये आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि जब हम परसाई की रचनाओं की प्रासंगिकता की बात करते हैं तो हमें परसाई के लेखन का जो चरित्र है, उसकी जो बहुत ज़रूरी विषय वस्तु है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उन सारी बातों को उतनी ही गंभीरता से देखना समझना होगा जितना हम उनके साहित्य को सरसरी तौर पर देखते हैं। कोई भी साहित्य सिर्फ लिखी हुई लाइनें नहीं होता। हम जानते हैं साहित्य में बिटवीन द लाइन्स बहुत होता है, और परसाई के साहित्य में तो वो बहुत ही अधिक होता है। परसाई संकेतों में बात करते हैं, परसाई बहुत सारे जो है वो प्रतीकों का इस्तेमाल करते हैं। गद्य में इस तरह के प्रतीकों का इस्तेमाल बहुत कम लोगों ने किया है, खासतौर पे प्रगतिशील साहित्य के अंदर तो बहुत ही ये कम दिखाई देता है। तो परसाई ये सब करते हैं क्योंकि परसाई की प्रासंगिकता जो है उनका केंद्रीय चरित्र नहीं है उनके साहित्य का, और किसी भी साहित्यकार का। कल हाल ही में हम लोगों ने प्रेमचंद की जयंती मनाई। हम आज भी कहते हैं प्रेमचंद का साहित्य प्रासंगिक है। और जब भी भारत में ग्रामीण समाज की बात होती है, किसानों के शोषण की बात होती है, गांव और शहर का तुलनात्मक सामाजिक अध्ययन किया जाता है, तो गोदान हमारे सामने उपस्थित होता है एक इंडिकेटर के तौर पे। हमारे सामने रंगभूमि आता है जब भी विकास के नाम पे विस्थापन की बात होती है। आज ये सदी जो कि विकास के नाम पर विस्थापन की करोड़ों तकलीफ़ों को अपने दामन में समेटे है, हमको एक ऐसा उपन्यास याद आता है जो आज से लगभग 90 साल पहले लिखा गया, जिसमें प्रेमचंद विस्थापन की बात करते हैं। वो विस्थापन जो विकास के नाम पर होता है। तो प्रेमचंद के साहित्य में प्रासंगिकता हमको आज दिखती है तमाम सारे लोगों में, प्रगतिशील धारा के ही नहीं, बाहर भी अगर हम देखें अन्यत्र भी, तो ये प्रासंगिकताएं हमको नजर आती हैं। तो प्रासंगिकता दरअसल लेखक की कोई खास विशेषता नहीं है, ये तो वह परिस्थितियां तय करती हैं जो उस साहित्य को आज भी प्रासंगिक बनाए रखती हैं। अगर वो स्थितियां आज मौजूद हैं, किसानों का वैसा ही शोषण आज भी मौजूद है जैसा प्रेमचंद के वक्त पर हो रहा था, तो ये प्रेमचंद इसको सुनकर के खुश नहीं होते। परसाई होते तो बहुत खुश नहीं होते, क्योंकि उनका साहित्य अपने आप में इस प्रासंगिकता को नहीं बढ़ाता है, बल्कि वो परिस्थितियां बनाती हैं। और हम जानते हैं कि पूंजीवादी विकास ने उन परिस्थितियों को आज न केवल जिंदा रखा है, बल्कि और ज़्यादा उन जो समाज के द्वंद्व हैं, जो शोषण है, जो लूट है, जो आर्थिक सामाजिक विषमता है, उन सारी चीज़ों को हमारे समय के पूंजीवाद ने उत्तरोत्तर और ज़्यादा मजबूत किया है। तो इसलिए ये प्रासंगिकता हमें आज और ज़्यादा प्रखर दिखती है। लेकिन प्रासंगिकता उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है जो मैं निवेदन कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि प्रासंगिकता आती है समाज की समकालीन परिस्थितियों से। लेखक का जो अपना योगदान होता है वो ये होता है कि क्या उसने अपने साहित्य को समकालीन बनाया है, और ये महत्वपूर्ण बात है। ये प्रासंगिकता से थोड़ा आगे की बात हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं कि परसाई का साहित्य ना केवल प्रासंगिक है जो कि परिस्थितियों ने उसे बनाया है, बल्कि परसाई अपनी विचारधारा से, अपनी प्रतिबद्धता से, अपनी लेखकीय क्षमताओं से, अपनी
लेखकीय ईमानदारी से, रचनात्मक ईमानदारी से, और एक महत्वपूर्ण तत्व जो हर लेखक के लिए बहुत अनिवार्य है, अपनी संवेदना से अपने साहित्य को समकालीन बनाते हैं। और चूंकि उनका साहित्य अपने समय की परिस्थितियों के बारे में, अपने समय के समाज के बारे में, उस समाज की जो विषमताएं हैं, अंतर्विरोध हैं, उनके बारे में बहुत ईमानदारी से न्याय करता है, इसलिए परसाई का साहित्य आज भी हमारे लिए समकालीन नज़र आता है। ये परसाई के साहित्य की मुझे लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। और ये समकालीनता परसाई कैसे अर्जित करते हैं? हम जानते हैं कि बहुत सारे लोग, अगर हम बहुत सारे लेखकों की तरफ दृष्टि डालें, जिनमें प्रेमचंद भी हैं, जिनमें यशपाल हैं, जिसमें राहुल हैं, जिसमें भीष्म साहनी हैं, जिसमें कृष्णचंद्र हैं, और भी तमाम सारे लोग हैं, अगर हम इन लेखकों के बारे में कुछ कॉमन तलाशने जाएं, कुछ समान तलाशने जाएं, तो मुझे लगता है कि कई सारी बातें जो हमने ऊपर चर्चा की वो नज़र आएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या आप अपने समय के साथ न्याय करते हैं? क्या आप अपने समाज के साथ, अपने पाठकों के साथ न्याय करते हैं? अगर आप ये करते हैं तो आपका साहित्य ना केवल आने वाले समय में प्रासंगिक होगा, बल्कि लोग उसको अपने समकालीन साहित्य की तरह याद करेंगे। तो हम परसाई के साहित्य को आज बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं जैसे हम अपने समय की घटनाओं के बारे में लिखी हुई रचनाओं को पढ़ रहे हैं। जिन रचनाओं का ऊपर मैंने उल्लेख किया, और भी तमाम सारी रचनाएं, उनके जितने पॉलिटिकल सटायर हैं, वो सारे के सारे रचनाएं हमको आज के बारे में जागरूक करती हैं, आज के बारे में हमारी जानकारियों को और बढ़ाती हैं। तो परसाई समकालीन है। ये जो अपने समय के पाठकों के साथ न्याय करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको परसाई समझ पाए थे। और ये समझ, जैसे हमने ऊपर बात की, 2-3 बातों से आती है। 2-3 महत्वपूर्ण चीज़ इसमें है कि क्या आप वैचारिक रूप से ईमानदार हैं, क्या आप रचनात्मक रूप से सजग हैं, और क्या आपकी लेखन में, क्या आपका लेखन उस मानवीय करुणा से ओतप्रोत है जो कि लेखन की अनिवार्य शर्त है। तो हम ये देखते हैं कि परसाई और उनके समकालीन तमाम प्रगतिशील रचनाकारों में ये बातें नज़र आती हैं। ये बातें हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। परसाई के अंदर ये ईमानदारी, ये सजगता और ये करुणा, ये तीनों तत्व बहुत पर्याप्त मात्रा में उनके साहित्य में हमको नज़र आते हैं। उनके बारे में जो संस्मरण उनके मित्रों ने लिखे हैं, उनके समकालीनों ने लिखे हैं, हम जानते हैं कि उनके व्यक्तित्व में भी ये बात बहुत अच्छे से नज़र आती है। तो इस तरह से परसाई की जो रचनात्मक ईमानदारी है, उनकी जो करुणा है और उनकी जो वैचारिक प्रतिबद्धता है, वो उनके साहित्य को काफ़ी आगे ले जाने में मदद करती है और हमको बताती है कि वो किस तरह से हमारे लिए समकालीन है। जबकि उसी समय जो लोग कालजयी साहित्य लिख रहे थे, कई बार हम ये देखते हैं कि वो बहुत एलियनेशन में होता है, वो उसका बहुत समाज के साथ अलगाव होता है, और वो कुछ साहित्यिक प्रतिमानों के आधार पर एक ऐसी रचना लिखने की कोशिश करते हैं जो कि अपने समय के समाज से कट जाती है। और चूंकि वो रचना अपने समय के समाज से कट जाती है, चूंकि लेखक की चिंता अपने समय के समाज के विरोधाभासों को संबोधित करना नहीं होता है, इसलिए ये होता है कि वो रचना आने वाले समय में भी किसी समाज के काम की नहीं होती। और आज कोई उन रचनाओं को पढ़ने के बारे में बहुत ज़्यादा गंभीरता से नहीं सोचता है। तो ये परसाई की खासियत है। और परसाई के अंदर ये प्रतिबद्धता कहाँ से आती है? परसाई के अंदर ये प्रतिबद्धता विचार से आती है, संगठन से आती है। आप सब लोगों ने शायद वो महत्वपूर्ण किस्सा परसाई जी के बारे में सुना होगा, जो कि उनको समाजवादी विचार से साम्यवादी विचार की तरफ लेके आता है। तो हम देखते हैं कि परसाई, आप सभी जानते हैं कि शुरुआत में समाजवादी विचारों के साथ थे, और उनके जो तमाम सारे मित्र थे, भवानी प्रसाद तिवारी हों और दूसरे लोग हों, वो आमतौर पे समाजवादी थे। डॉक्टर डिसिल्वा हैं, ये सभी लोग समाजवादी राजनीतिक विचारधारा से प्रभावित थे। परसाई जी पंडित भवानी प्रसाद तिवारी का चुनाव प्रचार कर रहे थे, जो कि दूसरे आम चुनाव में, मेरे ख्याल से 1957 के चुनाव में हो रहा था, या पहले में, ये थोड़ा देखना होगा। तो
और उस समय जो समाजवादी पार्टी है और जो कम्युनिस्ट पार्टी है उनके बीच में एक चुनावी समझौता होता है और जबलपुर से कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट सृष्टिधर मुखर्जी चुनाव के मैदान से हट जाते हैं तिवारी जी के समर्थन में। तो परसाई जी तिवारी जी का प्रचार कर रहे थे और परसाई जी प्रचार के दौरान ये इस तरह से कह रहे थे कि तिवारी जी की लोकप्रियता से घबरा करके कम्युनिस्ट पार्टी के कैंडिडेट ने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ कर लिया, नामांकन वापस ले लिया। तभी वहाँ से कॉमरेड महेंद्र वाजपेयी गुजर रहे थे और वो ये बात सुनते हैं, वो परसाई जी से मिलते हैं, परसाई जी से बात करते हैं और उनको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हैं कि दरअसल ये बात कैसे संभव हो रही थी। तो परसाई जी इस बात को रियलाइज़ करते हैं और उसके बाद फिर उनकी दोस्ती कॉमरेड महेंद्र वाजपेयी से होती है। वो कम्युनिज़्म की तरफ, मार्क्सवाद की तरफ बढ़ते हैं और महेंद्र वाजपेयी के सानिध्य में बहुत सारी कम्युनिस्ट साहित्य का वो अध्ययन करते हैं। और इसलिए बाद का जो साहित्य है परसाई जी का, बाद का भी मैं जब कह रहा हूँ तो उनके साहित्य की दृष्टि से वो शुरुआती साहित्य में ही होता है। 1960 के पहले से लिखना वो शुरू करते हैं और उनके साहित्य में फिर वो वर्गीय चेतना खास तौर पर नज़र आती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और बस प्रकारांतर में मैं ये बता रहा हूँ कि जबलपुर में परसाई जी की स्मृति में कॉमरेड महेंद्र वाजपेयी और कम्युनिस्ट पार्टी ने अपना पार्टी कार्यालय परसाई भवन के नाम से बनाया। और नामवर सिंह जब इसका उद्घाटन करने आए जबलपुर तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं आता है कि हिंदी भाषी राज्यों में किसी राजनीतिक पार्टी ने किसी लेखक के सम्मान में अपना कार्यालय बनाया हो। तो ये बात मुझे खास तौर पर उल्लेखनीय लगी उनके बारे में। तो परसाई का ये जो प्रतिबद्धता है ये उनकी राजनीतिक विचारधारा से आती है। वो राजनीतिक विचारधारा जो वंचितों के पक्ष में खड़ी है, जो शोषितों के पक्ष में खड़ी है, जो कमज़ोर के पक्ष में खड़ी है। भारतीय संदर्भों में वो जाति के अनुसार, वर्ग के अनुसार और लिंग के अनुसार जो लोग वंचना की श्रेणी में आते हैं, आप देखिएगा कि परसाई का साहित्य उन सबके साथ खड़ा हुआ नज़र आता है। तो ये प्रतिबद्धता परसाई की विचार से आती है। संगठन, आप देखिएगा कि परसाई के बारे में जो बात बहुत कम होती है वो दरअसल उनके साहित्य पर बहुत बात होती है, होनी ही चाहिए। वो हमारे सबसे बड़े साहित्यकारों में से एक हैं। लेकिन परसाई एक संगठनकर्ता के तौर पर जो उनका योगदान है उसको कम कई बार हम लोग मान लेते हैं, लेकिन वो बहुत अधिक है। पूरे देश में प्रगतिशील लेखक संघ के पुनर्गठन को लेकर के जब 70 के दशक में प्रयास शुरू हुए, एक बार फिर से सज्जाद ज़हीर सक्रिय होते हैं और अपने समय के लेखकों को लेकर के इस बारे में बातचीत करना शुरू करते हैं, तो परसाई उसके केंद्रक के तौर पर उभरते हैं और अलग अलग जगहों पर सम्मेलन होते हैं, प्रांतीय सम्मेलन होते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा अखिल भारतीय अधिवेशन 1980 में जबलपुर में परसाई जी आयोजित करते हैं और वो एक तरह से प्रस्थान बिंदु साबित होता है भारत में प्रगतिशील लेखकों के एक अखिल भारतीय संगठन के विस्तार को लेकर के। तो परसाई जी ये, और आप अगर देखिएगा कि जो पत्रिका उन्होंने निकाली वसुधा रामेश्वर गुरु के साथ मिल करके 60 के दशक में, बहुत चली नहीं उनके समय में, फिर बाद में फिर से निकली। तो परसाई जी उसको संगठन की पत्रिका के तौर पर घोषित करते हैं और अपने दो महत्वपूर्ण साथियों कमला प्रसाद और ज्ञान रंजन को वसुधा के लिए जोड़ते हैं। तो परसाई इस तरह से संगठन के लिए हर बार जिस तरह से सोचते हैं, आप वसुधा के संपादकीय देखिए, आप वसुधा के संपादकियों में न केवल राजनीतिक सजगता देखते हैं, साहित्य की समस्याओं पर चर्चा देखते हैं, पूरी दुनिया की जो समस्याएं हैं उनके बारे में बात होता हुआ देखते हैं, आप उसमें सांगठनिक ईमानदारी, प्रतिबद्धता और कार्यप्रणाली के बारे में भी बात होते हुए देखते हैं। जगदलपुर अधिवेशन का जो अध्यक्षीय उद्घोषण है, जो उद्बोधन है परसाई जी का, हम जब उसको पढ़ते हैं, जबलपुर सम्मेलन का जो वक्तव्य है, उसके पहले भी सतना सम्मेलन में जो परसाई जी का वक्तव्य है, अलग अलग बैठकों में वो जिस तरह से तैयारी करते थे, जगदलपुर अधिवेशन के बाद जब कोई वो निवृत्त हो जाते हैं सांगठनिक दायित्वों से, उसके बाद वो महासचिव को पत्र लिखते हैं और उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से सांगठनिक प्रक्रियाओं को संचालित किया जाना चाहिए ताकि प्रगतिशील लेखक संघ लेखकों का एक ऐसा संगठन बने जिसकी रचनात्मकता और प्रतिबद्धता दोनों ही हम ऊपर लेके आ पाए। तो ये परसाई का हमें लगता है कि एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान या उनके व्यक्तित्व को समझने का नज़रिया है जो कि उनके संगठन के प्रति प्रतिबद्धताओं की बात करता है। और एक प्रतिबद्धता की जब हम बात कर रहे हैं तो
एक महत्वपूर्ण वाकया भोपाल का याद आता है, कई सारे लोगों ने जिक्र किया है जो उस जगह मौजूद थे, कि प्रगतिशील लेखक संघ की एक बैठक भोपाल में चल रही थी न्यू मार्केट में, और साहित्य की और किसी तरह की समस्याओं पर उसमें बात हो रही थी, वो बहुत महत्वपूर्ण बात हो रही थी। अचानक से होता ये है कि नीचे मजदूरों का एक जुलूस इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाता हुआ निकलता है, और जो उस समय मजदूरों की समस्याओं को लेकर के उस जुलूस में मांगे हो रही थी। परसाई जी अपने लेखक मित्रों से कहते हैं कि ये बैठक हम कुछ देर के लिए स्थगित क्यों ना कर दें और जाकर के मजदूरों के साथ इनकलाब जिंदाबाद करें, क्योंकि आखिरकार हम एक लेखक के तौर पर अपने समाज को कहाँ ले जाना चाहते हैं। तो एक लेखक उस तरह से अपनी रचना प्रक्रिया का नियोजन करता है, उस तरह से तैयार करता है, और सबसे अच्छा नियोजन एक रचना प्रक्रिया का ये होता है कि जब आप उसके लिए कोई प्लान न करें, जब आप जिन विचारों से ओतप्रोत होकर के लिख रहे हैं, जिस समाज की संवेदनाओं के लिए आप लिख रहे हैं और जिस पूरे समुदाय की बेहतरी के लिए आप लिख रहे हैं, वो खुद ब खुद प्रेरणा बन करके आपके साहित्य में उपस्थित होने लगे। आपके साहित्य का नियोजन वैसे होता है। इसलिए जिन कालजयी रचनाओं की मैंने बात की, वो प्लान करके कालजयी रचनाएं लिखी जा रही थी, और परसाई जी ये कह रहे थे कि मैं आज लिखूंगा, वो कल मर जाएगा। परसाई आज भी प्रासंगिक और समकालीन बने रहते हैं। तो ये प्रासंगिकता परसाई की यहाँ से आती है। तो इसलिए इस बात को जब हम आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि परसाई केवल लिखने तक या केवल उस तरह के लिखने तक सीमित नहीं होते जिसको हम बहुत रचनात्मक अभिव्यक्ति कहते हैं और किसी फॉर्म में डालने की कोशिश करते हैं। हालांकि परसाई पहले लेखक हैं जो इस फॉर्म के मामले को बहुत गड़बड़ाते हैं, और वो कभी कहानी लिखते हैं, कभी निबंध लिखते हैं, कभी कहानी में निबंध लिखते हैं, कभी निबंध में कहानी लिखते हैं। और ऐसा वो खुद कहते हैं कि मैं कई बार ये करता हूँ, क्योंकि कब मैं कहानी लिखता हूँ और पता चलता है कि उसमें निबंध दाखिल हो जाता है। हालांकि परसाई खुद ये कहते हैं कि व्यंग्य कोई विधा नहीं है, और मैं व्यंग्य को एक स्पिरिट के तौर पर अपने साहित्य में लेकर आता हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि परसाई के बाद व्यंग्य एक विधा बनता है, परसाई के दौरान व्यंग्य एक विधा बनता है, इस तरह से उसको साहित्य में स्वीकार कर लिया जाता है। और परसाई इस व्यंग्य का सौंदर्य शास्त्र तैयार करते हैं। डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि परसाई के साहित्य की आलोचना करने के लिए हमें आलोचना के नए प्रतिमान गढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि परसाई की कहानियों को आप कहानी के आलोचना शास्त्र से व्याख्या नहीं कर सकते। परसाई के निबंधों को आप निबंधों के आलोचना शास्त्र से उनकी व्याख्या नहीं कर सकते। आपको कोई ऐसे आलोचनात्मक प्रतिमान आपको तैयार करने पड़ेंगे जो कि परसाई के साहित्य को परसाई के साहित्य की तरह व्याख्या कर सकें। ये बात नामवर सिंह कहते हैं। तो परसाई न केवल व्यंग्य को एक स्पिरिट के तौर पे लेके आते हैं, उनके रहते हुए व्यंग्य एक विधा के तौर पर विकसित होती है, और परसाई उस पूरी विधा का एक तरह से सैद्धांतिकरण करते हैं। तो ये करते हुए परसाई व्यंग्य की विधा को तैयार करते हुए अपनी कहानियों में और अपने निबंधों में अलग अलग तरह के रचनात्मक प्रयोग करते हुए एक लोक शिक्षक की तरह व्यवहार करते हैं। परसाई का पूरा जो लेखन है, अगर आप उसके जो आउटकम हैं, उससे हम क्या हासिल करते हैं, अगर हम उसको देखते हैं तो हमको ये नजर आता है कि परसाई एक अच्छे लोक शिक्षक की तरह व्यवहार करते हैं, ना केवल अपने निबंधों में और कहानियों में, जो कि हमको हर जगह दिखाई देता है। हम परसाई की लगभग हर एक रचना में इस तरह के उद्धरण देख सकते हैं जहाँ पर परसाई व्यापक तौर पर भारतीय जनता को संबोधित कर रहे हैं और उसके पाठकीय स्तर को ऊपर उठाने की कोशिश कर रहे हैं। एक लेखक की जिम्मेवारी सिर्फ ये नहीं होती कि वो जिस समाज में बैठ कर के रचना कर रहा है उस समाज के विरोधाभासों को और तकलीफ़ों को अपने लेखन में स्थान दे, बल्कि एक लेखक की यह भी जिम्मेवारी होती है कि वो अपने पाठकों की जो रचनात्मक समझ है उसका विस्तार करे, उसका उन्नयन करे और उसको तैयार करे अपने समय के विरोधाभासों को और द्वंद्वों को एक कदम आगे जाकर समझने के लिए, ताकि समाधान न सिर्फ लेखक सुझाए बल्कि उसके पाठक खुद भी इन विरोधाभासों के समाधान खोजने के लिए काम कर पाएं।
तो परसाई एक लोक शिक्षक की तरह व्यवहार करते हुए हमको दिखाई देते हैं। और जब मैं ये कह रहा हूँ तो मुझे याद आता है, आप सब जानते हैं कि पूछो परसाई से जो स्तंभ उनका देशबंधु में कई दशकों तक प्रकाशित होता रहा, वो स्तंभ दरअसल क्या परियोजना थी। मुझे वो पूछो परसाई से पूरा का पूरा स्तंभ लोक शिक्षण की एक सुचिंतित परियोजना के तौर पर नजर आता है। और उसमें जिस तरह से सवाल आते हैं, लोग अपने समय की समस्याओं के बारे में बात करते हैं, अपनी निजी समस्याओं के बारे में बात करते हैं, लोग राजनीति के बारे में बात करते हैं, इंटरेस्टिंगली लोग अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के बारे में बात करते हैं, और परसाई सबको जवाब देते हैं। परसाई के जवाब कई बार बहुत बिटी होते हैं, जैसा कि परसाई जी के जवाबों को होना ही चाहिए, लेकिन परसाई कई बार बहुत गंभीरता से भी जवाब देते हैं, कई बार वो लताड़ भी लगाते हैं, कई बार वो डांटते भी हैं सवाल पूछने वाले को। और इस तरह से एक तरह से लोक शिक्षण करते हैं, रचनात्मक शिक्षण लोगों का करते हैं। आप परसाई से जब पूछते हैं पूछो परसाई में व्यक्तिगत सवाल, और परसाई उस व्यक्तिगत समस्याओं को, चाहे वो नौकरी की हो, विवाह की हो, इन समस्याओं को जिस तरह से राजनीतिक जवाब देते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है। वो एक युवती जब अपने विवाह के बारे में पूछती है और वो जवाब देते हैं, तो उनका जवाब उस समय की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, उसमें जो विवाह की स्थितियां हैं, उसमें जो युवाओं के चयन के अधिकार हैं, और जो जातीय व्यवस्था है समाज की, विवाह में जो बंधन होती है, इन सारी बातों को परसाई अक्सर संबोधित करते हैं विवाह जैसे एक सामान्य सवाल को लेकर के। जब पाठक उनसे सवाल करते हैं नौकरी के बारे में, तो पूरी बेरोजगारी का जो पूंजीवादी अर्थशास्त्र है, परसाई उसको उस सवाल के जवाब में खोलते हैं। तो इस तरह से मुझे ये लगता है कि पूछो परसाई से जो स्तंभ है वो अपने आप में लोक शिक्षण का एक बड़ा काम करता है भारत में, और इसके लिए देशबंधु अखबार निश्चित ही बधाई का पात्र रहा। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया। देशबंधु से मुझे जो दूसरी बात याद आती है वो है मायाराम सुरजन के साथ उनके पत्र व्यवहार। मायाराम सुरजन के साथ परसाई जी के पत्रों को अगर आप पढ़िएगा तो आप देखिएगा कि दोनों तरफ से व्यंग्य का जो तीक्ष्ण इस्तेमाल किया गया है, एक दूसरे के प्रति जो कमाल की आत्मीयता और ब्याज स्तुति और ब्याज निंदा एक साथ की जाती है। और हम लोग परसाई जी को इसमें महारथी कहते हैं, लेकिन जब आप मायाराम सुरजन के पत्र पढ़ते हैं परसाई जी को लिखे हुए, तो हमको दिखता है कि वो परसाई जी से कहीं भी 19 नहीं पढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा जो काम है परसाई का, चाहे वो उनके लेखन में हो, पूछो परसाई में दिए गए जवाब में हो, और जो लोग परसाई से मिलने जाते थे जबलपुर, और हम जानते हैं राइट टाउन का उनका जो घर होता था, परसाई अपने किसी एक व्यंग में लिखते भी हैं कि जबलपुर में लोग आते हैं तो भेड़ाघाट जाते हैं और मेरे घर आते हैं। तो ऐसा होता था। तो परसाई जी के पास जो लोग जाते हैं वो परसाई से जो बातें करते हैं, और उन बातों को हमने पढ़ा है, कमला प्रसाद की रचनाओं में पढ़ा है, जो पूरी किताब उन्होंने संपादित की। डॉक्टर रामशंकर मिश्र ने जो 2 या 3 किताबें लिखी परसाई जी के व्यक्तित्व पर और उनकी रचनाओं पर, मलय जी ने जो उन पर किताब लिखी, वो सारी किताबों में नज़र आता है। और इसलिए मैं डॉक्टर रामशंकर मिश्र की जो किताब है उसका शीर्षक है युग की पीड़ा का सामना। परसाई जी अपनी रचनाओं में अपने युग की पीड़ा का सामना करते हुए नजर आते हैं, और इसलिए वो हमारे लिए आज बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हमारे समय में ये तकलीफ़ें, ये पीड़ाएं, ये मुश्किलें, ये विरोधाभास, ये विडंबनाएं 1000 गुना ज़्यादा बड़ी हैं। और आज हम बिल्कुल उसी तरह से मसीहा की तरह किसी परसाई के इंतज़ार करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन हमें अपने समय की परसाई को भी गढ़ना होगा। मलय जी जो किताब लिखते हैं उसमें परसाई के व्यंग्य की जो त्रासदी है उसके सौंदर्य शास्त्र की बात करते हैं, और ये बहुत मनोरंजक होता है। ये बहुत हमें इस पर ध्यान देना चाहिए कि परसाई का जो व्यंग्य है उसमें वो त्रासदी है जो उनके समय की त्रासदी, और उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। एक सपना था, वो सपना टूट रहा था, दरक रहा था, और वो सपना त्रासद हो रहा था। जिस तरह की राजनीतिक स्थितियाँ, सामाजिक स्थितियाँ आ रही थी, तो परसाई के साहित्य में वो त्रासदी नज़र आती है। और भी कई सारे लोगों ने लिखा, कांति कुमार जैन ने भी लिखा, ज्ञान जी ने भी लिखा, और कई लोगों ने लिखा। तो वो सारी की सारी रचनाएं जब हम पढ़ते हैं तो हमें दिखता है कि परसाई किस तरह से लोक शिक्षण का काम करते हैं। हम देखते हैं कि ना केवल साहित्यकार, बल्कि उस समय के जो उभरते हुए नेता हैं,
जबलपुर में आप देखिए कि शरद यादव, रामेश्वर नीखरा, प्रवीण अटलूरी, श्याम बिलोहा, तमाम सारे वो छात्र नेता जो कि उस समय उभर रहे थे, वो परसाई जी के पास आकर के प्रेरणा हासिल करते हैं। रोज़ उनसे पूछते हैं कि आगे क्या किया जाना चाहिए। उस समय के जो ट्रेड यूनियन लीडर हैं, एक का मैंने नाम लिया, कॉमरेड महेंद्र वाजपेयी, डॉक्टर डिसिल्वा और भी तमाम सारे लोग जो जबलपुर में थे, वो परसाई जी के पास आकर के बात करते थे। परसाई जी के मित्रों की ये जो श्रृंखला है, इससे ना केवल परसाई के साहित्य में हम देखते हैं कि वो चीज़ें नज़र आती हैं जो इन मित्रों के माध्यम से उनको बातें पता चलती हैं, बल्कि ये सारे मित्र परसाई जी की बातों को अपने जनसमूहों के माध्यम से आगे भी बढ़ाते हैं। तो परसाई एक लोक शिक्षक के तौर पर भी हमको नज़र आते हैं, जो कि एक बेहतर भारत के लिए, एक सुंदर दुनिया के लिए, उन मानवीय मूल्यों और संवैधानिक सपने के लिए साहित्य सृजन करते हैं, वो हमको नज़र आता है। तो अंत में मैं यही बात कहना चाहता हूँ कि परसाई पर जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा ये बात करते हैं कि उनकी प्रासंगिकता बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है भी। लेकिन परसाई की ये प्रासंगिकता इस बात से आती है कि परसाई अपने साहित्य को कितना समकालीन बनाते हैं, और वो समकालीन बनाते हैं अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता से, अपनी राजनीतिक ईमानदारी से, अपनी रचनात्मक जो निष्ठा है उससे, समाज के वंचित समुदाय के प्रति, वंचित तबकों के प्रति अपनी संवेदना से, अपनी करुणा से, और एक लेखकीय जो ईमानदारी है उससे। परसाई के यहाँ ये ना केवल उनके साहित्य में मिलता है, उनकी ज़िंदगी में मिलता है। और परसाई एक लेखक के तौर पर और एक व्यक्ति के तौर पर एक ही निकाय हैं। ये बात मैं ख़ास तौर पे कहना चाहता हूँ कि बाद में, उस समय भी और बाद में भी हम कई लेखकों को देखते हैं जो लेखन में अलग होते हैं और जीवन में अलग। परसाई जी के यहाँ परसाई का जीवन और परसाई का लेखन एक ही इकाई है, एक ही निकाय है, और इसलिए परसाई एक ईमानदार लेखक हैं जो ना केवल अपने समय को संबोधित करते हैं, बल्कि अपने समय को ईमानदारी से संबोधित करते हुए वो समय की सीमाओं को पार करते हैं, अतिक्रमण करते हैं, और आज भी हमारे सामने ना केवल प्रासंगिक होते हैं बल्कि समकालीन भी होते हैं। तो हम अपने समकालीन पुरखे परसाई को नमन करते हैं और उनके जन्म शताब्दी वर्ष पर उनके मूल्यों पर चलने की बात करते हैं। शुक्रिया साथियों, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।